आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि एक चालक तार लिया और उस चालक तार में उन्होंने करंट प्रवाहित की, धारा उसमें प्रवाहित की। तो धारा प्रवाहित करने पर उसमें देखा कि उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जो तार था उस तार के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यह है एक चालक तार है, चाहे यह कॉइल के रूप में हो या स्ट्रेट वायर हो, सीधा तार हो। जब उसमें कोई भी धारा प्रवाहित किया जाए तो इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड ऑन करंट, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसके कुछ टाइम बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था माइकल फेराडे। उन्होंने जो ओरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे जस्ट ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट किया और उसने अपना प्रिंसिपल बताया। तो उन्होंने क्या किया कि ओरस्टेड ने क्या किया था कि किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करने पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ओरस्टेड ने क्या किया कि कोई भी चालक है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, उसकी रेट को चेंज करते हैं, तो उसके अनुसार उसमें एक करंट उत्पन्न होती है या एक विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। तो देखिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कॉइल लिया, उस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और उस पर एक मैग्नेट के पास रखा उसे। मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसकी तरफ रखा तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है वो इस मैग्नेट से बाहर की ओर निकलती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस कॉइल से गुजरता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब गुजरता है तो आप देखिए जब यह मैग्नेट स्थिर अवस्था में है, कि स्थिर अवस्था में है यह मैग्नेट, तब इसमें कोई भी विक्षेप नहीं है, तब इसमें विक्षेप है वो जीरो है, इसमें विक्षेप है वो। और जैसे ही इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ करते हुए और मैग्नेट को कोयल की तरफ लेके आते हैं, गति इसकी कोयल की तरफ करवाते हैं, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है और जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जैसे ही मैग्नेट को नॉर्थ पोल को कोयल की तरफ करते हुए मैग्नेट को विपरीत दिशा में लेके जाते हैं तो इसमें दोबारा से धारा उत्पन्न होती है, एक विक्षेप उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी दिशा है वो क्लॉकवाइज होती है। तो इसके आधार पर उन्होंने देखा कि जब नॉर्थ पोल को कोयल के पास लेके आते हैं, गति करवाते हैं, तब उसमें जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और जो धारा की डायरेक्शन है वो एन के अनुसार होती है। देखिए नॉर्थ पोल में एन, अर्थात देखिए करंट है वो इस प्रकार से बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एन है उसकी धारा भी ठीक ऐसे ही है एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज बहती है, तो उसकी दिशा एस की तरह होती है। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो देखिए ये भी ऐसे ही है। तो जब नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं तो धारा की दिशा एन की तरह है एंटी क्लॉकवाइज, और जब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तब धारा की दिशा है वह क्लॉकवाइज होगी और वह एस की तरह होगी। ओके, अब उन्होंने क्या किया, फेराडे ने जो मैग्नेट है उस मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अर्थात साउथ पोल को कॉइल की तरफ कर दिया और दोबारा से सेम प्रोसेस अपनाया, सेम प्रक्रिया को अपनाया और मैग्नेट को गति करवाई और कॉइल की तरफ लेके आए। तो मैग्नेट की तरफ जब गति करवाई, कॉइल की तरफ लेके आए, तब देखा उन्होंने कि वापिस धारा तो बहती है लेकिन नॉर्थ पोल से जस्ट विपरीत दिशा में, जो जैसे नॉर्थ पोल की तरफ किया था उससे जस्ट विपरीत दिशा में, अर्थात साउथ पोल को कोयल की तरफ रखते हुए अगर कोयल की तरफ ही गति करवाते हैं तो जो धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज होगी, अर्थात एस आकार, एस शेप की तरह धारा बहेगी। और उसको अगर विपरीत दिशा में गति कराते हैं, कोयल से दूर की ओर गति करवाते हैं, जो धारा बहेगी वह एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, अर्थात नॉर्थ की तरफ उसमें धारा बहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को याद रखने के लिए आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव है या नॉर्थ पोल कुंडली या कोयल की तरफ है और कोयल की तरफ ही गति कर रहा है, तो जो धारा है वो एन की तरफ बहेगी। एन, एन जो तीर का है एक ऊपर एक नीचे, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना याद रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, जब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो एस की तरफ बहेगी। अब चुंबक को बदल देंगे, एस पोल कुंडली की तरफ कर देंगे और एस पोल को कुंडली की तरफ लेके आएंगे, तो जो नॉर्थ पोल में था उसे जस्ट उल्टा हो जाएगा, था एस की तरह धारा बहेगी अर्थात क्लॉकवाइज बहेगी। और जब उसको दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एस पोल को जब दूर लेके जाएंगे तो जो धारा है वह एंटी क्लॉकवाइज होगी और एन की तरह होगी। तो यह उन्होंने फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। और इसके आधार पर उन्होंने एक बात और देखी कि जब चुंबक और कोयल है दोनों को एक साथ गति करवाते हैं लेकिन दोनों की गति एक जैसी होती है, अर्थात एक समान वेग से गति होती है, अर्थात दोनों के बीच में सापेक्ष गति जीरो होती है, तब कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात विक्षेप उत्पन्न करने के लिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मैग्नेट या कॉइल दोनों में से एक गति करे या दोनों गति करें, तो दोनों की गति के अंदर अंतर हो, सापेक्ष वेग से गति करें।
तो उन्होंने इस आधार पर देखा, कुछ बातें उन्होंने डिस्कस की कि जब कोयल है या फिर मैग्नेट है, उसका वेग जितना ज़्यादा होगा तो उसमें विक्षेप जितना ज़्यादा उत्पन्न होगा। कोयल में घेरों की संख्या, टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे तो उसका विक्षेप उतना ही ज़्यादा होगा। अगर जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट की प्रबलता है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा विक्षेप होगा। अगर कोयल है, उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा तो विक्षेप उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सब बातें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व की। तो इन सब बातों के ऊपर उन्होंने किस प्रकार से, तो उन्होंने देखा कि सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, ये ऑब्जर्व करने के बाद में कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय फ्लक्स है। अब वो चुंबकीय फ्लक्स है, वह उस कोयल के अंदर से और बाहर से गुजरता है। तो अगर चुंबक को अपन कोयल की तरफ गति करवाते हैं तो क्या कर रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा उसमें से गुजरेंगी, और दूर गति करवाते हैं तो कम रेखाएं उसमें से गुजरेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वह कोयल में से कम या ज़्यादा गुजरेगा। ये डिपेंड करता है मैग्नेट की या कोयल की गति के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर फ्लक्स कम या ज़्यादा गुजर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वह कम या ज़्यादा है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो कोयल है, उस कोयल के अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। अब विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब यह है कि उसमें कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है या धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये विक्षेप अब धारा की दिशा बता रहा है, गैल्वेनोमीटर। अब धारा प्रवाहित हो रही है तो कोयल जो है वो किसी मेटालिक की बनी हुई है, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस भी है। तो उसमें से अगर धारा प्रवाहित हो रही है, रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर कोई न कोई एक प्रकार का विभवांतर होगा। अर्थात यहाँ पर वह विभवांतर न होकर विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब कोयल का वेग ज़्यादा है तो विक्षेप ज़्यादा है। कोयल का वेग ज़्यादा होने का मतलब, अगर कोयल को जितनी ज़्यादा या मैग्नेट को जितनी ज़्यादा वेग से अपन नज़दीक या पास लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो उसी के अनुसार उसमें फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा, तो उसके अनुसार उसमें विक्षेप उतना ज़्यादा आएगा, उसमें धारा उतनी ज़्यादा बहेगी। कोयल में घेरों की संख्या ज़्यादा है, टर्न्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब विक्षेप उतना ही ज़्यादा घेरों से गुजरेगा, तो उतना ही ज़्यादा समय लेगा वो कोयल के अंदर, तो उसके अनुसार भी उसमें विक्षेप ज़्यादा होगा। और मैग्नेट की प्रबलता या स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो फ्लक्स उतना ही ज़्यादा गुजरेगा, तो उसमें विक्षेप ज़्यादा उत्पन्न होगा। अगर कोयल का रेडियस ज़्यादा है, तो कोयल का रेडियस ज़्यादा होने से उसका जो काट क्षेत्रफल है, ये वाला, उतना ही ज़्यादा होगा। काट क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसमें से उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा। काट क्षेत्रफल कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम गुजरेगा, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी रेडियस ज़्यादा होने पर। तो रेडियस ज़्यादा होने पर फ्लक्स परिवर्तन की दर ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो उतना ही ज़्यादा उसमें विक्षेप होगा। तो इन बातों के आधार पर फैराडे ने बताया कि कोई भी कुंडली और चुंबक के बीच में अगर सापेक्ष गति होती है तो उनमें जो कोयल है उसके किनारों पर एक बल उत्पन्न होता है, और उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल होता है वह। और यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह जो ईएमएफ होता है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह। अर्थात वह फ्लक्स परिवर्तन के कारण से प्रेरित होकर उत्पन्न होता है। अब इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण से, इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से, और उस कॉइल में या उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। और यह जो विद्युत वाहक बल है वह उस कॉइल के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कॉइल और कुंडली, कॉइल या कुंडली तथा मैग्नेट के बीच में अगर सापेक्ष गति होती है तो इसके कारण से उस कॉइल के सिरों पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसी के आधार पर अपन फैराडे के नियम की व्याख्या करते हैं। तो फैराडे ने किया क्या था कि चुंबक को नज़दीक लेके आया या दूर लेके गया, या कोयल को नज़दीक लेके आया या दूर लेके गया। इसका मतलब अपन फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं। तो किसी भी चालक कोयल में से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर ईएमएफ उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, सही बात है। और यह विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, यह सीधा सीधा निर्भर करता है उस फ्लक्स पर जो उस कोयल में से गुजरता है, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर कि वह फ्लक्स कितना परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि फ्लक्स तो अगर चुंबक उसके पास में ला के रख भी देंगे तो भी गुजरेगा, लेकिन फ्लक्स के गुजरने से कुछ नहीं होता है। फ्लक्स के गुजरने की जो परिवर्तन है वह रेट वह बदलती रहनी चाहिए कि फ्लक्स समय के सापेक्ष कम या ज़्यादा या बढ़ता हुआ परिवर्तित होता हुआ उसमें से गुजरना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोयल या मैग्नेट में से
दोनों या कोई एक एक दूसरे के सापेक्ष लगातार सापेक्ष गति होती रहनी चाहिए। यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर है उसका मान बढ़ता रहेगा तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कोयल में से एक धारा प्रवाहित होगी और उसे बोलते हैं अपन प्रेरित धारा। अब यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान स्मॉल ई मान लिया जाए और कॉइल का रेजिस्टेंस या कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर मान लिया जाए तो उस कॉइल में प्रेरित धारा का मान कितना हो जाएगा? ओम के नियम से आई बराबर स्मॉल ई बटे कैपिटल आर, ये उसका मान हो जाएगा। अब यदि कॉइल है वह ओपन सर्किट में, इसका मतलब यह है कि उस कोयल के साथ में कुछ भी अलग से कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है या परिपथ है वह ओपन है, खुला परिपथ है, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा चुंबक उसके पास में लेके जाएंगे या दूर लेके जाएंगे या चुंबक और कोयल के बीच में सापेक्ष गति करवाएंगे तो उस कोयल में विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा क्योंकि उस कोयल में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है लगातार, लेकिन उसमें कोई भी प्रेरित धारा नहीं बहेगी। प्रेरित धारा क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि वह कोयल है वह ओपन सर्किट में लगी हुई है, अर्थात परिपथ है वह पूर्ण नहीं है, परिपथ खुला हुआ है। ओके, इन्हीं बातों के आधार पर फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग करते हुए अपने दो नियम दिए और उनको बोलते हैं फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फेराडे के नियम। अब फेराडे का प्रथम नियम क्या है? फेराडे का प्रथम नियम यह है कि एक कॉइल ली और उस कॉइल को एक क्लोज परिपथ में कनेक्ट किया और उसमें से कोई भी परिवर्तित फ्लक्स या फ्लक्स परिवर्तन की दर जो फ्लक्स बह रहा है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर है वह उस कॉइल में से उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। या यूँ मानिए कि किसी भी बंद परिपथ में लगी हुई कॉइल को चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन की दर है, उस कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स है वह परिवर्तित होता है और तो उस फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण से उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह उस कॉइल में से एक धारा उत्पन्न करता है, धारा प्रवाहित करता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा। और यह सब जब होता है जब वह कॉइल किसी भी बंद परिपथ में हो, अर्थात क्लोज लूप सर्किट बना हुआ हो। तो किसी भी कॉइल में से या परिपथ में से जो किसी चुंबकीय फ्लक्स से कनेक्टेड है या संबद्ध है में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स फाई एम में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल या परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सीधा सीधा बात है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि परिपथ बंद है अर्थात क्लोज सर्किट है, और क्लोज सर्किट ये दिस इज द क्लोज सर्किट। अगर यहाँ पर इसको या सपोज मैं यहाँ पर एक कुंजी लगा दूँ के, तो ये कुंजी के है, अगर ये कुंजी लगी हुई है तो ऑन कंडीशन में है तो क्लोज है, और यह कुंजी खुली हुई है अर्थात तार टूटा हुआ है या बटन ऑफ है तो यह ओपन सर्किट है। तो यदि परिपथ क्लोज है तो परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा प्रवाहित होगी और वह प्रेरित धारा प्रवाहित क्यों होगी? क्योंकि विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है उसके कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसके कारण से उसमें धारा बहेगी। यह पहला नियम है फेराडे का। दूसरा नियम क्या है? किसी भी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सीधे सीधे बात है ना कि अगर कोई भी विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर EMF है, वह समानुपाती किसकी होता है? उस कॉइल में से जो फ्लक्स बह रहा है उसकी परिवर्तन की दर के समानुपाती। तो E बराबर माइनस का d∅/dt। यहाँ पर एक है वह कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा तथा जो विद्युत वाहक बल है वह उस फ्लक्स परिवर्तन की दर के विपरीत होगा, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन की दर पॉजिटिव है तो विद्युत वाहक बल है वह नेगेटिव होगा और ऐसा उसकी दिशा विपरीत होगी, और फ्लक्स परिवर्तन की दर नेगेटिव है तो जो विद्युत वाहक बल है वह पॉजिटिव होगा, उसकी दिशा अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के जस्ट विपरीत होता है। ओके, तो E बराबर माइनस का d∅/dt या फाई एम का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए
कि जो दूसरा नियम है ना, वह एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है कि जो किसी भी कोयल में फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वह उस फ्लक्स परिवर्तन की दर का विरोध करता है एक प्रकार से, क्योंकि उसकी डायरेक्शन विपरीत है या उसके विपरीत है वो माइनस साइन होने के कारण से। और इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट में लेंज, उन्होंने अपना नियम दिया था, उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है एक प्रकार से। तो वो अपन कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर एक बात और नोट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो बात यह है कि आप देख सकते हैं कि E बराबर माइनस का d∅/dt, अर्थात जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका विरोध भी कर रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में। यह न्यूटन का तीसरा नियम भी एक प्रकार से यहाँ पर बैलेंस के लिए अपन कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैव ए ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ है उसके विरुद्ध विपरीत दिशा में रिएक्शन हुआ है। अभी स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपका एक कुछ ट्यूटोरियल की क्लास है, तो आपको मैंने एक ये डायग्राम दिया, डायग्राम को देखिए गौर से कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ABCDEF ये अलग अलग रेजिस्टेंस चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्शन जो चित्र दिया गया, डायग्राम दिया गया, इसके अनुसार प्रत्येक रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, और ये इस डायग्राम के अनुसार रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर मैं प्रतिरोध का मान RAB अर्थात A और B पॉइंट पर नापूं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा वो बताना है। अगर मैं F और C पॉइंट पर नापूं तो प्रतिरोध का मान कितना होगा वो बताना है। अगर मैं प्रतिरोध का मान RED मतलब E और D पॉइंट पर नापूं तो कितना होगा वो बताना है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं प्रतिरोध A और D इन बिंदुओं पर नापूं तब प्रतिरोध का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो आप जो AB या FC या ED बिंदु पर प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो वो सिंपली आप इसमें पैरेलल और सीरीज फॉर्म लगा के यूज़ कर सकते हैं प्रतिरोधों का। लेकिन आप जब A और D की बात करेंगे तो यह परिपथ आपको मैं हिंट्स दे देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग कंडीशन है P/Q बराबर R/S उसका यूज़ करते हुए आप करेंगे तो इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।